अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग नेचुरल किलर सेल को जो है वो डिफाइन करेंगे और नेचुरल किलर सेल के बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम जो है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के बारे में बात करेंगे। फिर इसी तरीके से हम प्रोटेक्टिव प्रोटीन, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स वगैरह के बारे में भी आगे इंशाल्लाह ताला अभी इसी वीडियो में बात करेंगे। अच्छा, नेचुरल किलर सेल और साइटोटॉक्सिक सेल को डिफाइन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे से रिमाइंड करवा दूं कि साइटोटॉक्सिटी होती क्या है। थोड़ा सा हम इसको रिवाइंड कर लें वापस से, ताकि हमें जो है वो आगे वीडियो समझने में आसानी हो। अच्छा देखें, साइटोटॉक्सिटी जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल जो है वो किसी केमिकल के थ्रू खराब कोई एक सेल दूसरे सेल को किसी केमिकल के थ्रू खराब कर देता है, ठीक है ना। उसको हम कहते हैं साइटोटॉक्सिसिटी। होता क्या है साइटोटॉक्सिसिटी के सेल में कि जो एक सेल होता है उसके अंदर इतनी एक एबिलिटी होती है कि वो किसी दूसरे सेल को डैमेज कर देता है या फिर उसको मार देता है, बिल्कुल ख़त्म कर देता है उस सेल को जो उसका टारगेट होता है, ठीक है। साइटोटॉक्सिसिटी जो है वो एक हमारे पास प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है जो हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है वो पाया जाता है। और दूसरा ये कि ये कैंसर्स या फिर ट्यूमर सेल्स वगैरह को भी जो है वो ख़त्म कर सकता है, ठीक है। इन्फेक्टेड सेल्स वगैरह को भी ख़त्म कर सकता है। जैसे कि हमारे पास पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तो ये जो साइटोटॉक्सिसिटी का प्रोसेस है ये उनको भी जो है वो एक हद तक ख़त्म कर सकता है। अब इस साइटोटॉक्सिसिटी के प्रोसेस में दो सेल्स होते हैं जो कि अपना काम करते हैं। एक हमारे पास होता है नेचुरल किलर सेल और एक होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल। अब ये जो दोनों सेल्स होते हैं ये असल में लिम्फोइड सेल्स की कैटेगरी में आते हैं। मैंने आपको पीछे सेल्स की कैटेगरी पढ़ाई थी कि पहले ब्लड स्टेम सेल होता है, फिर उससे एक लिम्फोइड बनता है, एक माइलॉइड बनता है। तो ये लिम्फोइड की ब्रांच है, ठीक है। और ये जो है वो ओरिजिनेट दोनों, यानी कि नेचुरल किलर सेल और साइटोटॉक्सिक सेल दोनों जो हैं वो किलर से ओरिजिनेट हो रहे हैं, बोन मैरो से ओरिजिनेट हो रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इनका जो मोड ऑफ एक्टिवेशन है, जो इनका काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। काम दोनों एक ही करेंगे, नेचुरल किलर सेल भी और हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल भी। कोई ऐसा केमिकल रिलीज करेंगे, कोई ऐसी चीज़ रिलीज करेंगे जिसकी वजह से जो दूसरा सेल है या तो वो डैमेज हो जाएगा या फिर वो उसकी जो है वो मौत हो जाएगी, वो मर जाएगा। अब हम ये मैंने थोड़ा सा आपको साइटोटॉक्सिसिटी का जो है वो थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन वापस से कर दी ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए रिमाइंड करने में कि हमने पीछे से क्या पढ़ा था। और अब जो है हम नेचुरल किलर सेल के बारे में पढ़ेंगे कि इसका प्रोसेस क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे ये काम करता है। नेचुरल किलर सेल के बारे में कह रहे हैं कि इट इज वन टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व इन डिटैचिंग एंड एलिमिनेटिंग वायरली इन्फेक्टेड सेल एज वेल एज कैंसर सेल। होता क्या है कि नेचुरल किलर सेल जो है वो एक टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है, ठीक है। किसकी टाइप है? लिम्फोसाइट की टाइप है, जो कि इन्वॉल्व होता है डिटेक्टिंग और एलिमिनेटिंग वायरल इन्फेक्टेड सेल, उनको खत्म करने में। उन्हें डिटेक्ट करता है और फिर उन्हें खत्म कर देता है, ठीक है। जैसे कि कैंसर सेल्स या फिर ट्यूमर सेल्स या फिर हमारे पास जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके सेल्स को भी खत्म कर देता है। कैसे? पहले उन्हें डिटेक्ट करेगा, फिर उसे एलिमिनेट करके खत्म कर देगा, मतलब खत्म करना। In such cases, unlike T cells, they do not need any prior activation by antigen presenting cell. कह रहे हैं लेकिन नेचुरल किलर सेल को जो है वो क्या चाहिए होती है? एक एक्टिवेशन, अपने आप को एक्टिव करने के लिए एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल चाहिए होता है जो उनको बताए कि भाई ये वाला जो सेल है वो एंटीजन ला के दिखाए उसे कि भाई ये वाला जो सेल है ना, ये जो है इसका एंटीजन है और ये वाला सेल घूम रहा है, तो वो उसको क्या करेगा? फिर वो उसको खत्म कर देगा, ठीक है, एंटीजन की हेल्प से। जबकि जो हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं उनको इस चीज़ की नीड नहीं होती है। वो बगैर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की भी अपनी एक्टिवेशन स्टार्ट कर सकते हैं और दूसरी सेल को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप देखें ये हमारे पास जो है वो एक्टिवेशन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और उसके बाद लाइसिस होती है, ठीक है। अभी हम पीछे नीचे जो है वो इनका सारा पढ़ेंगे किस तरीके से कौन सा एंजाइम रिलीज हो रहा है। अभी सिर्फ हम डायग्राम की मदद से थोड़ा सा समझते हैं। जैसे ये वायरस है हमारे पास और ये वायरस के एंटीजन जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं हमें ये फेगोसाइटोट सेल।
तो टी हेल्पर सेल जो है वो मदद क्या करेगा, एंटीजन को ढूंढने की मदद करेगा कि एंटीजन ये रहा एंटीजन, तो वो उसको एंटीजन जो है वो लाके दिखाएगा नेचुरल किलर सेल को। और जब नेचुरल किलर सेल जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल देख लेगा यानी कि टी हेल्पर सेल, तो फिर वो अपनी लाइसेस शुरू करेगा और वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस कैंसर सेल, उस ट्यूमर सेल को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगा। ठीक है, एक हद तक जितना उससे हो सकेगा, जितना वो कैपेबल है उतना वो खत्म कर देगा। ठीक है, अब हम जो है वो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्ड कन्वर्सेशन करते हैं और पढ़ते हैं कि हमारी बुक में उसके हवाले से और क्या लिखा हुआ है। Hence, they were named as natural killer cell. However, the mode of action is destroying the target cell and almost similar. कह रहे हैं कि इनका जो जैसे कि हमारे पास नेचुरल किलर सेल है और इसी तरीके से हमारे पास जो साइटोकिन्सिस टी सेल है, दोनों का जो है वो तरीका तो मतलब कि एक्शन उनका क्या है कि वो डिस्ट्रॉय कर देंगे उस टारगेट सेल को, ये तो दोनों का सेम है। बट मसला क्या है कि उनका थोड़ा सा जो है हमारे पास मोड ऑफ एक्शन जो है वो चेंज है। मोड ऑफ एक्शन किस तरीके से चेंज है कि जो नेचुरल किलर सेल है उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल लाजमी चाहिए होगा जिसको बताएगा कि ये वायरस जो है वो हमारी बॉडी में आया हुआ है, ये इंटर हुआ हुआ है, जबकि जो साइटोक्सिक टी सेल है उसको इस चीज की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल देखिए बात की गई है कि जस्ट लाइक अ पुलिसमैन चेकिंग national identity card of a person for verification of his identity, the NK cells do check on the surface. यानी कि जैसे कि एक पुलिसमैन जो होता है वो हमारा नेचुरल आइडेंटिटी कार्ड या फिर हमारा जो है वो CNIC वगैरह चेक करता है किसी भी पर्सन का फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ हिज आइडेंटिटी, तो इसी तरीके से जो नेचुरल किलर सेल होता है वो भी सेल सरफेस से चेक करता है। ठीक है, क्या चेक करेगा कि वो जो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है उसके पास मेजर हिस्टन जो हमारे पास MHC होता है, मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, वो इसके पास है। इट सर्व्स एज आइडेंटिफिकेशन कार्ड फॉर द सेल एज सेल्फ। वो क्या करेगा, जो हमारे पास MHC1 होता है जो कि हमारे पास मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी सेल होता है, कॉम्प्लेक्स सेल, क्या करेगा जो हमारे पास MHC होता है, ठीक है, जो हमारे पास MHC1 या MHC1 क्या करेगा एज अ सर्व करेगा आइडेंटिफिकेशन कार्ड किसी भी सेल के लिए। तो एन के सेल जो कि नेचुरल किलर सेल है वो रिमेन इनएक्टिव व्हाइल इन द एक्टिवेशन व्हेन द केस ऑफ मॉडिफिकेशन और एब्सेंस ऑफ MHC1। अगर तो वो सेल को चेक करेगा और चेक के सेल के अंदर MHC1 पाया जाएगा, वो अगर उसके अंदर पाया जा रहा है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो MHC1 नहीं पाया जाएगा, उसकी एब्सेंस होगी, जो वो टारगेट सेल को क्या करेगा, वो एक्टिव होकर फौरन से डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, The lysis of target cell is brought about by releasing cytotoxic granules having perforin, protein and granzyme। ठीक है, अब ये आपको बात बताई जा रही है कि इसके पास क्या होगा, एक प्रोटीन होगी और एक एंजाइम होगा। अब जो एंजाइम होगा वो क्या होगा, ग्रेंजाइम होगा, और जो हमारे पास प्रोटीन होगी वो परफोरिन होगी। ये लाइसिस किस तरीके से करेगा कि वो जो है वो अपने अंदर से एक साइटोक्सिक ग्रेन्यूल्स जो है वो छोड़ना स्टार्ट कर देगा, और उन ग्रेन्यूल्स के अंदर एक प्रोटीन जिसको परफोरिन का नाम दिया गया और एक एंजाइम जिसको ग्रेंजाइम का नाम दिया गया, दोनों चीजें होंगी। द फॉर्मेट फॉर्म स्पोर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वो क्या करेंगे, जाके जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स कर देंगे टारगेट सेल की, विच लेटर और इंटर द टारगेट सेल एंड कॉजेज इट लाइसिस। और क्या करेगा वो आखिर में क्या करेगा, जब वो सुराख होते जाएंगे तो वो सेल को जो है वो खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये तरीका जो है वो नेचुरल किलर सेल का है। और अगर हम साइटोक्सिक टी सेल की बात करते हैं, cytotoxic T cells are another group of immune cells which belongs to lymphocytes family of white blood cells। ये जो cytotoxic T cell होते हैं ये भी white blood cells की एक टाइप है lymphocyte की, मतलब उसका ही एक immune cells का ग्रुप है। As the name suggests is recognized virally infected cell as well as tumor cell, यानी ये खुद से जो है वो वायरल सेल या फिर ट्यूमर सेल्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ट्यूमर सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, जो एबनॉर्मल ग्रोथ कर रहे होते हैं खुद से, उनको कहते हैं ट्यूमर सेल्स, जिसको हम कैंसर का नाम भी देते हैं। True, they produce in the bone marrow, but they migrate to thymus where they mature and then release into the blood। होता क्या है, साइटोटॉक्सिक सेल बनते कैसे हैं, दोनों सेल्स, अगर हम दोनों की बात करें ना,
कि नेचुरल किलर सेल और जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं दोनों किधर बनेंगे, बोन मैरो के अंदर, ठीक है, दोनों बोन मैरो के अंदर बनेंगे। लेकिन साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो क्या करता है कि बोन मैरो के अंदर बनता तो है, लेकिन जब वो थोड़ा सा मिच्योर होना शुरू हो जाता है तो वो माइग्रेट कर देता है टुवर्ड द थाइमस। थाइमस हमारे पास जो है वो एक ऊपर हमारे बॉडी के, ह्यूमंस के बॉडी के भी एक ऊपर हिस्सा होता है। लेकिन अगर मैं आपको एनिमल्स का यहाँ पे दिखाऊं, वेट अ सेकेंड, ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये वाला एक पोर्शन है, ठीक है, इसको हम थाइमस का नाम दे रहे हैं। तो यही जो थाइमस का जो पोर्शन होता है उधर वहां पर जाके क्या होगा कि वायरली जो हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो वहां पे माइग्रेट कर जाएगा और वहां जो है वो मिच्योर हो जाएगा एंड देन रिलीज इनटू द ब्लड, और बाद में वो ब्लड में रिलीज हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ साइटोटॉक्सिक टी सेल करता है, जो हमारे पास नेचुरल किलर सेल होता है वो ऐसा नहीं करता है, वो जस्ट बोन मैरो में ही बढ़ता है, वहीं पे जो है वो मिच्योर होता है। ड्यूरिंग द मैच्योरेशन फेज नाइव टी सेल, या नाइव की स्पेलिंग गलत लिखी है, NAIV होता है, ठीक है, नाइव टी सेल्स विच डेवलप। अच्छा, न्यू बुक्स में वैसे बहुत ज़्यादा जो है ना वो गलतियाँ हैं, काफ़ी जगह पर काफ़ी चीज़ों में जो है वो गलतियाँ हैं। अच्छा, कह रहे हैं द नेव टी सेल्स विच डेवलप CD टाइप ऑफ कोर रिसेप्टर along with their T cell receptor TCR on the surface। कहते हैं क्या है कि ये जो नेव टी सेल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे कि ये जो है अपने एक रिसेप्टर अपने समझे आप जनरेट कर लेते हैं, को रिसेप्टर जिसे हम नाम देते हैं CD8 का, जो कि टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं ऑन देयर सरफेस टर्न इनटू साइटोटॉक्सिक टी सेल। और फिर ये किस में टर्न हो जाते हैं, टी सेल्स साइटोटॉक्सिक टी सेल में, CD8 को जब वो अपना रिसेप्टर एज अ रिसेप्टर जो है वो अपनी सरफेस पे कर लेते हैं। थ्रू देयर CD8 को रिसेप्टर्स ऑन TCR एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल बाइंड विद मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC1। और होता क्या है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल का जो हमारे पास जो CD8 को रिसेप्टर होता है वो किसके साथ बाइंड हो जाता है, मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC1 के साथ, प्रेजेंट ऑन ऑल ओवर देयर न्यूक्लिएटेड सेल्स ऑफ आवर बॉडी एक्सेप्ट माइक्रोफेजेस बिकॉज दे हैव अनदर मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2। क्यों ये होता क्या है कि उसके साथ सारा न्यूक्लियर्स के अंदर जो है वो न्यूक्लिएटेड सेल्स के अंदर हर जगह जो है वो प्रेजेंट होता है, बट अलावा किसके, मैक्रोफेजेस के, क्योंकि मैक्रोफेजेस के पास क्या होता है, मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी 2। अब बात यहाँ पे क्या आती है कि हमारे पास जो टी सेल है वो कैसे हमारे पास जो है वो एक्टिव हो रहा है। तो कह रहे हैं फॉर द एक्टिवेशन ऑफ टी सेल सेवरल केमिकल सिग्नल्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम अदर सेल्स लाइक डेंड्रिटिक एंड टी हेल्पर सेल। अब उस टी सेल को एक्टिव करने के लिए हमें काफ़ी सारे सिग्नल चाहिए होते हैं जो कि हमें दूसरे सेल्स देते हैं, जैसे कि डेंड्रिटिक सेल या फिर जो टी हेल्पर सेल होता है, ठीक है, जो हमारे पास बताता है कि एंटीजन रिप्रेजेंट सेल जो होता है, ठीक है, वो whenever the T cells encounter virally infected cells, they recognize them immediately through the viral antigens expressed on MHC1 of the infected cell। होता क्या है कि जो T सेल होते हैं वो जैसे ही इनकाउंटर मतलब जैसे अंदर आते हैं, तो जैसे अगर वो देखते हैं कि कोई वायरल सेल जो है वो अंदर आ रहा है, कोई भी चीज़ है, तो वो उसको फौरन रिकग्नाइज कर लेते हैं वायरल एंटीजन सेल को। क्यों? क्योंकि उनके पास MHC1 यानी कि हमारे पास मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो उनके पास मौजूद होता है। Their programming in such case is to release some protective protein or cytokine such as tumor necrosis factor alpha, TNF and interferon gamma। अच्छा, ये सब चीज़ें जो है वो रिलीज करते हैं, ठीक है, ये वापस से आप नाम जो है वो एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रोटीन जो है साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं, इसी तरीके से ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स या फिर अल्फा TNF जिसको हम नाम देते हैं, और इंटरफेरॉन गैमा जो है वो रिलीज करते हैं, विच एक्ट ऑन द इम्यून सेल सच एज मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल टू इनहेंस इम्यून रिस्पॉन्स। और ये क्या करते हैं, ये सेल क्या करते हैं, ये मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल वगैरह की इम्यून रिस्पॉन्स को और बेहतर कर देते हैं। लाइक natural killer cells, they release perforin proteins and granites to cause lysis। और जैसे हमारे पास नेचुरल किलर सेल परफोरिन टाइप ऑफ प्रोटीन और ग्रेंजाइम टाइप ऑफ एंजाइम रिलीज कर रहे थे इन्फेक्टेड सेल को टारगेट करने के लिए, वैसे ये भी रिलीज करते हैं। Unlike NK cells, the T cells then proceed towards other infected cells to cause their lysis। In this way, they serve as a role as serial killer।
और इसी तरीके से जैसे कि इनके सेल्स होते हैं ना, वो इस तरह नहीं करते, लेकिन हमारे पास जो टी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक कोई इन्फेक्टेड सेल को मारने के बाद दूसरे सेल की तरफ लाइसिस करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से इनको हम लोग सीरियल किलर का नाम देते हैं। तो ये भी नाम भी आप लोगों ने अपने जहन में अच्छे से बिठाना है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्टिव प्रोटीन का। In a body fluid, there circulate different proteins with help of protection of the body against microorganisms such as pathogenic bacteria, etc. कह रहे हैं कि हमारे बॉडी फ्लूइड में भी ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारे पास प्रोटेक्शन का काम करती हैं अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन का काम करती हैं। ठीक है, सच एज प्रोटीन्स आर टर्म्स एज कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन अपॉन रिकॉग्निशन ऑफ बैक्टीरिया, फॉरेन ऑर्गेनिज्म, नॉन सेल्फ complement protein are activated through a series of reactions. Some of them damage the plasma membrane of their target cell, while the other attract other cells of the immune system, such as mast cell, neutrophils and macrophages to enhance the immune response. होता क्या है कि जो प्रोटेक्टिव प्रोटीन का नाम दिया जा रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इनको कहा जाता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन होती हैं जो कि बॉडी फ्लूइड में मौजूद होती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो काम करती हैं उनको किल करने का भी। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं कि क्या क्या ये काम करती हैं। कह रहे हैं कि अपॉन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, अगर वो किसी भी बैक्टीरिया को देख लेती हैं, रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, या फिर कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म है लाइक वायरस है, अगर कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको देख लेती हैं जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या करती हैं, ये एक्टिव हो जाती हैं और कुछ ऐसे रिएक्शंस करती हैं जिनकी वजह से उनका जो टारगेट सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। या फिर अगर इनसे ये नहीं हो रहा है, वो डैमेज नहीं हो रहा है, तो ये क्या करेगी कि ये ऐसे जो है वो सिग्नल्स या फिर ऐसे अटैक्स जो है वो किसको करेगी, इम्यून सिस्टम का जो हमारे पास हिस्सा होता है जैसे कि मस्ट सेल, न्यूट्रोफिल और माइक्रोफेजेस, इनके इम्यून सिस्टम को अच्छा कर देगी, बेहतर कर देगी और इन्हेंस कर देगी। ठीक है ना। अब मैं इनको थोड़ा सा आपको काम वगैरह बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम लोग किस तरीके की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स को तो आपको पता है कि फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं। न्यूट्रोफिल भी जो है वो बैक्टीरिया को इनगल्फ करके खाने का काम करता है और इसी तरीके से जो हमारे पास मैक्रोफेजेस हैं वो भी बैक्टीरिया को इनगल्फ करके जो है वो खाने का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें मस्ट सेल की, तो मस्ट सेल क्या करेगा, वो एक एंजाइम रिलीज करेगा जिसको हम हिस्टामाइन का नाम देते हैं, और हिस्टामाइन रिलीज करके जो है वो इन्फ्लेमेशन कर देगा। इन्फ्लेमेशन मतलब कि सूजन पैदा कर देगा उस जगह पर। ठीक है, तो ये हम लोग मस्ट सेल का इसको नाम देते हैं। ठीक है, अब ये तो था प्रोटेक्टिव प्रोटीन जिसको हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का नाम दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या होता है उसको देखते हैं। Inflammatory to set on fire is a non-specific immune response which usually consists of infections. कह रहे हैं कि हमारे पास जो इन्फ्लेमेशन है जिसको हम टू सेट ऑन फायर का नाम देते हैं, एक नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है। किसी को भी हो सकता, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के खिलाफ हो सकता है। स्पेसिफिक होता है ना, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि किसी एक चीज के खिलाफ होगा, या तो कोई बैक्टीरिया या तो कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसी के खिलाफ हो रहा है। लेकिन जब हम बात करें नॉन स्पेसिफिक की तो वो किसी के खिलाफ भी हो सकता है। ठीक है, विच इज यूज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन को जो है वो, और इन्फेक्शन के नतीजे में जो प्रोड्यूस होने वाली चीज है उसको हम इन्फ्लेमेशन कहता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि किसी जगह पे, मैं अपनी आपको थोड़ी वर्डिंग्स में भी समझा दूँ साथ साथ, क्योंकि किसी जगह पे थोड़ी सी रेड सी हमारे पास एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है ना, रेड सी आपको दिख रही होती है, सूजन होना स्टार्ट हो जाती है, वो सब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। करवाता कौन है, मस्ट सेल करवाता है। कैसे करवाता है, हिस्टामाइन को रिलीज करवाता है। ठीक है, याद रखिएगा सारी बातों को। अच्छा जी, फिर कह रहे हैं हाउएवर इट मे बी ड्यू टू अदर फैक्टर्स लाइक टिश्यू डैमेज, और ये और भी वजह से हो सकता है, जरूरी नहीं है
कि कोई इन्फेक्शन के थ्रू ही हो रहा हो, बल्कि ये अगर कोई टिश्यू आपका डैमेज हो गया किसी भी वजह से, कोई कट लग गया, आपने देखा होगा कई बार कट लग जाते हैं, कोई ज़्यादा गहरा लग गया तो फूलना स्टार्ट हो जाते हैं, पस होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें भी जो है वो हो सकती हैं। इरिटेशन और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है, खुद से इम्यूनिटी किसी चीज़ के खिलाफ एक्शन ले रही है तो उससे भी हो सकता है, या फिर कोई इरिटेशन वगैरह हो रही है, आपको कोई भी चीज़ आपको जो है वो तंग कर रही है, कुछ लग गया। इट इज क्लासिफाइड कैटेगराइज्ड एज 2 टाइप्स। अब इसको 2 टाइप्स में, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को 2 टाइप में कैटेगराइज किया जाता है। अब वो 2 टाइप कौन सी है? एक तो हमारे पास है एक्यूट टाइप और एक है क्रोनिक टाइप। अब एक्यूट टाइप वो होती है जो कि थोड़ी अरसे तक चलती है, ठीक है, थोड़े से टाइम चली और फिर सही हो गई। जैसे आपको नज़ा जुकाम होता रहता है, वो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ एक्यूट की, ठीक है। जैसे आपको जो है वो नज़ला जुकाम वगैरह होता रहता है, ठीक है, तो वो एक्यूट है, एक थोड़े टाइम के लिए हुआ, 1 दिन के लिए हुआ, 2 दिन के लिए हुआ, फिर खत्म हो गया। अब अगर बात की जाती है ना क्रोनिक की, क्रोनिक का मतलब होता है, जो हमारे पास ये 2 वर्ड्स हैं एक्यूट और क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा टाइम तक चलने वाली कोई चीज। वही बात हमारे पास आगे जो है वो पैराग्राफ में की जा रही है, एक्यूट एंड क्रोनिक। द एक्यूट टाइप इज शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है, और इसमें क्या होता है कि इसके करैक्टर क्या है कि थोड़ी सी रेडनेस हो जाएगी, हॉटनेस सी हो जाएगी, वो गर्म हो जाती है ना वो जगह आपकी, जहाँ से कभी अगर आपने नोट किया हो कोई आपकी चीज कट गई है, कोई और उसके ऊपर जो है वो सूजन होना स्टार्ट हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया, उसके ऊपर सूजन स्टार्ट हो गई है, तो अगर वो थोड़ा सा बस रेड हो रही है और थोड़ा सा वो जगह गर्म हो रही है, उधर पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, और वो जो हमारे पास ऑर्गन है, अफेक्टेड ऑर्गन जो है वो थोड़ा सा फंक्शन करना बंद करते हैं। सूजन अगर आपकी फॉर एग्जांपल उंगली सूज गई तो वो थोड़ा सा हिलना और इस तरीके से जैसे हमारे पास फंक्शन कर रही होती है हमारे पास फिंगर्स, वो करना बंद हो जाती है, हल्का हल्का करती है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है? एक्यूट है। बट अगर खुदा ना खास्ता क्रोनिक हो जाए तो क्रोनिक में क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन होती है, और यूजुअली क्या होता है कि लाइक ये होती किस वजह से? कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, कोई आपका दिल का मसला हो जाता है उसकी वजह से, या फिर कोई एलर्जी हो जाती है, बहुत खतरनाक एलर्जी उसकी वजह से भी हो जाता है, ठीक है। काफ़ी अगर आपने देखा हो किसी बच्चों वगैरह को जिनको अब बहुत ज़्यादा एलर्जी हो किसी चीज़ से, जैसे कुछ लोगों को खुशबू से होती है बहुत ज़्यादा, तो उनको जो है वो जेट्स वगैरह भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ अटैक्स वगैरह भी होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये सब जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में ही आ जाता है हमारे पास। देन बात की जा रही है व्हेनेवर डैमेज टू अ टिश्यू टेक प्लेस ईदर थ्रू एन एक्सीडेंट और अ पिन प्रिक टू स्किन। कह रहे हैं कि जब भी हमारे टिश्यू डैमेज होते हैं, अब टिश्यू डैमेज हो रहे हैं या तो एक्सीडेंटली कोई चीज़ हो रही है या फिर कोई पिन आपकी स्किन में चुभ गई, दोनों तरीके से, लाइक बहुत बड़ा टिश्यू डैमेज हो रहा है, बहुत थोड़ा, तो द हार्मफुल बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस टू द टिश्यू। होता क्या है कि कुछ बैक्टीरिया जो उस चीज़ पे मौजूद होते हैं वो हमारे टिश्यूज के अंदर चले जाते हैं। एज अ रिजल्ट द डैमेज टिश्यू रिलीज स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन सच एज हिस्टामाइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन व्हिच डायलेट द नियरबाय ब्लड वेसल। होता क्या है कि जब भी आपकी बॉडी टिश्यू डैमेज हो रहा है ड्यू टू द एक्सीडेंट और पिन कोई छुप गई है, तो जो भी हमारे पास हार्मफुल बैक्टीरिया उस चीज़ पे लगे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पिन है और उसमें कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया लगा हुआ है और वो मेरी स्किन के अंदर जो है वो किसी भी वजह से घुस गई है, ठीक है, अंदर चली गई है, तो होगा क्या कि मेरी जो बॉडी है ना वो कुछ उसके अंदर जो प्रोटीन्स है जिसकी हमने बात करी अभी ऊपर ही, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, जिसको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का नाम दिया हुआ है, ठीक है। सब ये एक ही बात है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, प्रोटेक्टिव प्रोटीन, ये सब हमारी ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं। होता क्या है कि प्रोटीन जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स को रिलीज करना स्पेसिफिक टाइप ऑफ मतलब के समझे आप केमिकल्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया? हिस्टामाइन का। इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेती हूँ ताकि आप लोग को याद रहे कि इट्स इम्पॉर्टेंट। हिस्टामाइन और प्रोस्टाग्लैंडिन, इनको ये रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। ये करते क्या है? ये डायलेट कर देते हैं ब्लड वेसल्स को। डायलेट का मतलब उनको एक्सपेंड कर देते हैं, ब्लड वेसल्स को खोल देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। होता क्या है कि एंड अट्रैक्ट्स न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजिक्स टू द साइड ऑफ इन्फेक्शन सो दैट द इंटरडेड बैक्टीरिया में बी एलिमिनेटेड थ्रू फेगोसाइटोसिस। और क्या करते हैं कि उनको तो इन्होंने डाइल्यूट कर दिया ब्लड वेसल्स को, साथ साथ न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजिक्स को उसके अंदर जो है वो
एक्टिव कर देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस जो है वो बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस यानी कि इनगल्फ कर लेते हैं किसी भी बैक्टीरिया को, जो कि उनको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, इट में रिजल्ट इन द एब्सिस, यानी कि एब्सिस क्या होता है, पस। और हो सकता है कि जब वो उसको ख़त्म कर दे तो वो पस की सूरत में जो है वो दिखे हमें। सिंट इज़ अ सॉर्ट ऑफ वार इज गोइंग ऑन इन्फेक्टेड टिश्यू, और ये एक टाइप ऑफ वार ही होता है जो कि हमारे इन्फेक्टेड टिश्यू और हमारे ओन बॉडी सेल्स यानी कि न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस कर रहे होते हैं। अच्छा जी, होता क्या है कि डाई फॉर्मिंग अ थिक पेस्ट लाइक वाइल येलो ऑरेंज और ग्रीनिश फ्लूइड पस इज फॉर्म्ड, दिस मे हैव बैड स्मेल। और कह रहे हैं कि फिर क्या होता है कि एक वार होती है, एक वार बिटवीन द मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स एंड दैट पिन जो के अंदर आई होती है और उसका बैक्टीरिया, उसके बिटवीन एक वॉर होती है, एक जंग होती है, जिसकी वजह से एक थिक पेस्ट लाइक लिक्विड जो आप लोगों ने देखा होगा कई बार पस की सूरत में जो हमारे हो जाता है, या तो वो येलो कलर का होता है, ऑरेंज, ग्रीनिश, ब्लूइड, वो सब डिपेंड करता है कितनी तादाद में आपको जो है वो बैक्टीरिया अंदर किया है, ठीक है, उसी के हिसाब से। वैसे अगर आपको किसी छोटी तादाद पे पिन चुप गई है और उधर जो है वो थोड़ी सी पस हो जाती है, आपने अक्सर नोट किया होगा, तो वो इसी सारे प्रोसेस के थ्रू हो रही होती है, ठीक है ना। और कई बार उसकी बैड स्मेल भी होती है। खैर, अगर हमें बहुत थोड़ी सी कोई चोट लगी है, जैसे अगर हल्का सा इधर कोई टच हुआ है, किसी कोई चीज़ इधर लगी है, तो हमें इतनी ज़्यादा जो है वो नज़र नहीं आता है, ठीक है ना, इतना ज़्यादा हमें बदबू फील नहीं होती है। बट एट द पॉइंट अगर बहुत ज़्यादा जगह पे खुदा ना खास्ता पस हो गई है, तो फिर वापस स्मेल भी आपको उसकी फील होगी और वो बहुत बैड स्मेल होती है, ठीक है। अब ये कुछ तस्वीरें हमारे डीवीएस को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो पिन है ना वो अंदर इजेक्ट हो गई है, ठीक है। किधर हो गई है, हमारी बॉडी की सरफेस के अंदर, चाहे वो आपका हाथ हो, चाहे वो आपका पैर हो, कोई भी बॉडी पार्ट हो, उधर ऑर्गन पे आपके जो है वो पिन अंदर चली गई। अब हो क्या रहा है कि बैक्टीरिया को रिलीज कर रही है, बैक्टीरिया तो रिलीज कर रही है, लेकिन जो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन जो हैं वो घूम रहे हैं, वो क्या करेंगे, इस ब्लड वेसल्स को जो है वो चौड़ा चौड़ा कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे उस ब्लड वेसल्स को, ठीक है। ब्लड वेसल्स एक्सपेंड होगी तो वो जो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस है वो एकदम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और वो बाहर आके इसको बैक्टीरिया को मारना शुरू कर देंगे, उनको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब उसको ख़त्म कर दिया उन्होंने, अब हो सकता है कि वो यहाँ पे वो जब उनको निकाले, उनको ख़त्म करके जब उनको देखें तो वो यहाँ पे एज अ टाइप ऑफ पस जो है वो बाहर आ जाए, ठीक है। आई थिंक वीडियो को ज़्यादा लंबी हो गई है, बस अभी जो है वो हम इसको पढ़ के फिर जो है वो इंशाल्लाह ताला वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो बात हो रही है जस्टिफाई द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन आर्थराइटिस, एग्जांपल ऑफ मिसडायरेक्टेड इम्यून सिस्टम। कह रहे हैं कि आप हमें बताएं कि जो आर्थराइटिस होता है, जो हमारे पास घुटनों में जो दर्द होता है, जो हमारे पास घुटनों का दर्द होता है, जोड़ों का दर्द एक्चुअली, वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कैसे उसको जस्टिफाई करते हैं। कह रहे हैं कि नॉर्मली इम्यून सेल्स रिस्पॉन्ड टू द फॉरेन सेल्स। नॉर्मल अगर हम बात करें तो इम्यून सेल्स जो होते हैं इम्यून सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास रिस्पॉन्स करते हैं टू द फॉरेन सेल्स और पार्टिकल्स सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस एक्सेट्रा, चाहे वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हो, बैक्टीरिया हो या फिर वायरसेस हो, उन पे इम्यून सिस्टम पे जो है वो हमारे सेल्स जो है वो हमला करते हैं। However, in few cases like autoimmune disorders such as rheumatoid arthritis, ये एक टाइप है आर्थराइटिस की जो हमने पीछे सपोर्ट एंड मूवमेंट के चैप्टर में डिस्कस की थी। ये एक टाइप है आर्थराइटिस की जो कि हमारे पास ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कॉज करती है, ठीक है। और इम्यून सेल्स रिस्पॉन्ड अगेंस्ट देयर सेल्फ ओन एंटीजेंस, और होता क्या है कि इसमें इम्यून सेल्स जो है वो अपने ही खिलाफ जो है वो जंग करना स्टार्ट कर देते हैं। द एग्जैक्ट रीजन फॉर द मिस डायरेक्शन आर नॉट सर्टेन इन मैनी स्पेसिफिक केस, और अभी तक हमें कुछ केसेस में इसके एग्जैक्ट रीजन नहीं पता चले हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। इन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द जॉइंट्स। कह रहे हैं कि हमारे पास जो ये वाला आर्टरीज होता है, रूमेटॉइड जो आर्टरीज होता है, आर्टरीज की भी 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है, वो मैंने उसमें डिटेल बताया है। अच्छा, आर्टरीज जो हमारे पास रूमेटॉइड होता है उसमें क्या होता है कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है ना जॉइंट्स के अंदर, जॉइंट्स का अगर आपने टॉपिक सपोर्ट एंड मूवमेंट का पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ रही होगी। जो हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है जॉइंट्स के अंदर, उधर इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है, वो मोटी होना स्टार्ट हो जाती है, स्वेल हो जाती है, पेनफुल हो जाता है जॉइंट, और कहाँ चला जाता
जाता है, अल्टीमेटली लीडिंग टू द डिफॉर्मेलिटी। डिफॉर्मेलिटी का मतलब क्या है, शक्ल चेंज हो जाएगी, यानी कि उस जॉइंट की शक्ल चेंज हो जाएगी। इट में डैमेज अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑल्सो, और इसी तरीके से और पार्ट्स को भी डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको पसंद आई हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ, हर चीज़ फ्री में एमसीक्यूज़ बनाना और ग्रुप को चलवाना, हर चीज़ जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, और आप लाजमी फिर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो है वो लाजमी शेयर किया करें। एज अ सदका जारिया समझ के भी आप लोग शेयर कर सकते हैं कि उनकी हेल्प हो जाए, इससे अच्छी चीज़ क्या है। तो आप लाजमी तौर पर उनको शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। और बच्चों लाइक भी कर लिया करें, मेरी वीडियो पे तकरीबन 60 to 80 100 अबव व्यूज़ भी आ जाते हैं, बट लाइक सिर्फ 8 से 9 ही लाइक हुए होते हैं। तो ज़रा लाइक भी आप लोग कर लिया करें, मेहरबानी करके, एक क्लिक की बात होती है। लाजमी तौर पर लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, कमेंट में थोड़ी सा अप्रिसिएशन भी दे दिया करें, ताकि और हिम्मत पैदा हो वीडियो बनाने में और वीडियो को अच्छे तरीके से आप लोगों तक पहुंचाने में। तो उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाह।